friends, good morning. Good morning to my dear all students. ठीक, मैं वीरेंद्र कुमार यादव आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में और अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक 2.0 में सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों को अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के विषय में बताया था, जिसमें से एक चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था, जिसमें से आपने वीडियोस को देखा भी होगा, सुना भी होगा और समझा भी होगा, और शायद कुछ जहाँ पे लिखने वाला रहा होगा आप लोगों ने लिखा भी होगा। उसी के आगे बेटा आज हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट परावैद्युत स्थिरांक की। ठीक है, परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, परावैद्युत स्थिरांक बेटा हम लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। ठीक है ना। तो जो टॉपिक होगा हमारा बेटा आज का, वो टॉपिक ये है परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है ना। तो बेटा परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए यहीं पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, परावैद्युत स्थिरांक को बोला जाता है इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शायद में जिसमें से कुछ लोगों को मालूम भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और जो एकेडमिक ईयर के हैं उन्होंने तो शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जो परावैद्युत स्थिरांक की डेफिनेशन अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कूलाम का नियम, यानी कि जो अब दो बिंदु आवेश होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, यानी कि r मीटर दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो चाहे प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, ठीक है, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी परावैद्युत स्थिरांक में भी सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लागू करते हैं। यानी कि जैसे मान लें हम यहाँ से कि जब दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में परस्पर r मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होता है। ठीक, जिसके आगे हम लिखना प्रारंभ करते हैं, जब दो बिंदु आवेश कौन से, Q1 तथा Q2 निर्वात में परस्पर r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा, यानी कि r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन पर लगने वाला बल, ठीक, क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r²। इसे मान लो बेटा तुम क्या, समीकरण 1। ठीक, कितना मान लिया, समीकरण 1। लेकिन अब इसी में हम एक कंडीशन लगा दें, अभी तक जो आवेश थे, ये बिंदु आवेश, वो कहाँ पे रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे। अब हमें कहाँ इन्हें रखना है, किसी माध्यम में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, परंतु यदि दोनों आवेश माध्यम के भीतर रख दिए जाएं, परंतु यदि ये दोनों आवेश किसी
माध्यम के भीतर रख दिए जाएं तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाले बल का मान घट जाता है। बात समझ में आ गई? क्या हो जाता है? घट जाता है। तो बेटा इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, जब इस स्थिति को हम लेकर के आते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम ये मान लेते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हमने सिर्फ एफ माना था क्योंकि निर्वात था। अब जो इस बार जो फोर्स मानेंगे वो हम एफ एम मान लेंगे। एम का जो मीडियन हो जाएगा यानी कि माध्यम। ठीक है, 1/4 पाई, यहाँ पे था देखो कितना, एफ साइलेंट नॉट, और यहाँ पे होगा सिर्फ एफ साइलेंट। ठीक है ना, एफ साइलेंट होगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R²। समीकरण 2 मान लेना तुम यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट जो था, हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और जो एफ साइलेंट है ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाती है। किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की। तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाओगे या फिर ये कहोगे कि सर जी ने बताया नहीं, यहाँ पे तो 0 लगा दे इसके साथ में, इसके साथ ऐसे ही है, उसको बताया नहीं है क्या है। तो इसलिए हम बताते चल रहे हैं, जहां एफ साइलेंट माध्यम की विद्युतशीलता है। बात समझ में आ गई ना इतनी? यहाँ पे एफ साइलेंट माध्यम की विद्युतशीलता है। अब बेटा करेंगे क्या, यहाँ पे हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। तो जैसे ही समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे हम, तो देखो क्या निकल करके आता है। समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, जैसे बेटा भाग करेंगे तो देखो क्या निकलेगा, एफ और बटे में हो जाएगा एफ एम, यानी कि LHS से LHS में और RHS से RHS में। तो निकल के आएगा यहाँ से 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे R² इंटू, थोड़ा सा डायरेक्टली कर लीजिए आप यहाँ से, ये हो जाएगा। जब इसके बटे में करोगे तो ये फिर बनेगा 1/4 पाई साइलेंस नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। तो ये फ्रैक्शन चेंज होगी, यानी कि पलट जाएगी। तो देखो बनेगा कितना, यहाँ से ये बनेगा 4 पाई एफ साइलेंट, ठीक है, और अपान में हो जाएगा Q1 Q2 और इंटू में फिर ये R² जाएगा। तो R² से R² कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से कितना, F अपान में लिखेंगे बेटा हम यहाँ से कितना, एफ एम इज इक्वल टू एफ साइलेंट और अपान में एफ साइलेंट नॉट। ठीक है, जब इतनी बात यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है, तब इसके बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हो, जहाँ पे एफ साइलेंट अपान एफ साइलेंट नॉट का मान के बराबर होता है। लिख लो यहाँ पे, जहाँ एफ साइलेंट और अपान में एफ साइलेंट नॉट का मान के बराबर होता है, जो कि माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है, जो कि माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। माध्यम का
परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना। जब इतनी सी बात समझ में आ जाती है बेटा, तो फिर इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं आपको। कहाँ पर? यहीं, यानी कि एफ साइलेन अपान में एफ साइलेन नॉट इज इक्वल टू के। ये तो डिनोट किया ना यहाँ पे, तो जब से यहाँ पे हम डिनोट करेंगे तो इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है ना कि एफ साइलेन और अपान में एफ साइलेन नॉट इज इक्वल टू के। वन मान के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो एफ साइलेन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ साइलेन नॉट के। ठीक है ना। ये इंटर में डेरिवेशन भी है कि एफ साइलेन और एफ साइलेन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। तो एफ साइलेन और एफ साइलेन नॉट में जो संबंध होता है वो यही होता है कि एफ साइलेन इज इक्वल टू एफ साइलेंस नॉट के। ठीक है ना। तो वो एफ साइलेन का मान, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं, देखो एफ साइलेन इज इक्वल टू एफ साइलेन नॉट के रखा हुआ है ना यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करो क्या, तो ये यहाँ से एफ और अपान में एफ एम इज इक्वल टू एफ साइलेन अपान में एफ साइलेन नॉट आया था, तो इसी के स्थान पे रख लीजिए। अगर आप इसे मानना चाह रहे हो तो कुछ भी मान लो, समीकरण थर्ड मान लीजिए। तो जैसे इसे आप समीकरण थर्ड मानोगे तो देखो क्या बनेगा, लिखना है आपको। क्या लिखोगे? समीकरण थर्ड से, क्या समीकरण थर्ड से? एफ और अपान में हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ साइलेन के स्थान पे कितना रखेंगे हम? साइलेंस नॉट के, और अपान में हो जाएगा एफ साइलेन नॉट। ठीक है। अब देखो बेटा, एफ साइलेन नॉट से एफ साइलेन नॉट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू के, सॉरी एफ अपान में हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू के बनेगा। यानी कि अब अगर फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या एफ एम निकाल लें, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था परंतु यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम के भीतर रख दिए जाएं तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ से ये निकल करके आएगा, तब देखो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ एम इज इक्वल टू एफ अपान के बनेगा। यानी कि इतने से हमें क्या पता चल रहा है कि यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे जाते हैं कि जो परावैद्युतांक होता है वो निर्वात में रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का 1 अपान यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम आपको बता देते हैं, आप अच्छे से समझ लो इसको। यानी कि अतः किसी माध्यम के भीतर रखने पर बिंदु आवेशों का मान 1 अपान के गुना घट जाता है। ठीक है ना। अतः किसी माध्यम के भीतर रखने पर, अतः किसी माध्यम के भीतर रखने पर बिंदु आवेशों का मान घट जाता है। अतः किसी माध्यम के भीतर रखने पर बिंदु आवेशों का मान घट जाता है। लेकिन घटता है तो कितना घटता है वो भी आप लिख लो यहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे। का मान 1 अपान के गुना घट जाता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, फिर थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। परावैद्युत स्थिरांक के मान क्या होते हैं? परावैद्युत स्थिरांक के मान क्या क्या होते हैं, तो हम उनको भी लिख लेते हैं, परावैद्युत स्थिरांक के मानों को, कि परावैद्युत स्थिरांक के मान क्या होते हैं। बेटा अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो देखिए यूनिट आप यहीं से निकाल लेना, इस स्थान से। यहाँ से के बराबर हो जाएगा एफ और अपान में एफ एम। तो एफ भी फोर्स है, एफ एम जो लिखा है भी फोर्स है, बल है। तो बल की यूनिट से बल की यूनिट क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, यानी के की यूनिट क्या बचेगी? नथिंग। ठीक है ना। तो जब यूनिट नहीं रहेगी तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अब हम आगे बात करेंगे परावैद्युत स्थिरांक के मान। ठीक है। निर्वात में क्या होता है? परावैद्युत स्थिरांक का मान हो सकता है आपसे कहीं पूछ लिया जाए शायद। और माध्यम में क्या होता है किसी, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम परावैद्युत स्थिरांक के मान, हेडिंग जो होगी हमारी वो ये होगी, परावैद्युत स्थिरांक के मान। ठीक है बेटा।
तो परावैद्युत स्थिरांक के मान की जब गणना की जाएगी तो सबसे पहले लिखा जाएगा कहाँ, निर्वात, दूसरा लिख लेंगे हम वायु, ठीक है ना, तीसरा लिखा जाएगा कांच, जल, 4 होते हैं, लिख लीजिए कांच, और एक लास्ट वाला लिख लीजिए जल, ठीक है। तो देखो निर्वात में परावैद्युत स्थिरांक का जो मान होता है 1.00 होता है, ठीक है ना, और वायु में 1.006 होता है, वायु में 1.006, कांच में 4 होता है, और जल में होता है 81, जल में जो होता है वो 81 होता है। तो ये होते हैं परावैद्युत स्थिरांक के मान। अगर मान लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो आप और वहां पे कोई माध्यम दे देता है, निर्वात कह रहा है तो 1 रखोगे, वहां पे वायु कह देता है तो 1.006 रखोगे, यानी कि नियर अबाउट 1 ही मान लेते हैं उसको भी। कांच दिया है तो 4 रखोगे, जल दिया है तो 81 रख लोगे। और समझ में आ गई इतनी सी। तो यहाँ से आप जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ऐसा ही, अगर आपको ये मान याद है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा बात कर लेते हैं हम अब विद्युत क्षेत्र की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मालूम है किसी को? मालूम होगा, और नहीं मालूम है अगर तो फिर हम आपको बता देते हैं। यानी कि देखो एक इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, कि सिंपल सी डेफिनेशन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हम एक बार पढ़ देंगे, आपको बता देंगे, समझा देंगे, याद हो जाएगा, फिर अभी भूलने वाला नहीं है आपको ये, ठीक है ना। यानी कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, जिसमें रखा कोई अन्य आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक, तो वह क्षेत्र, ठीक है ना, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना। आप सपोज दैट, जैसे मान लो, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है, ठीक, माना कोई बिंदु आवेश या कोई विद्युत आवेश कैपिटल क्यू है, ठीक। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें से रखा कोई अन्य आवेश, यानी कि ये जो है कोई कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें से कोई अन्य आवेश, अब कोई अन्य आवेश मान ले हम, कौन सा मान लेते हैं, माना कोई अन्य आवेश या कोई दूसरा आवेश स्मॉल क्यू है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू दो हो गए। ये आवेश पहले से स्थित था, अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें से कोई अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश कौन सा, ये स्मॉल क्यू छोटा वाला, ठीक है ना, लाने पर वह किसी बल, यानी कि कौन सा बल होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। यदि दोनों निगेटिव होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, ठीक। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे, यानी कि पहले आवेश को दूसरे आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं यहाँ पे इसे, समझ गई, ठीक। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, समझ गई। अब इसी के बाद फिर बात कर लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में जब बात करेंगे हम, तो
तो देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ एन इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने विद्युत क्षेत्र तो पढ़ ही लिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आपको इसी में आगे पढ़ लेना है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माना एक बिंदु आवेश, ठीक है, क्यू नॉट, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कह लेते हैं, ठीक है, किसी स्रोत आवेश से r दूरी पर रखा है। यदि Q के कारण Q नॉट यानी कि यदि स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान कैपिटल F है, तो स्रोत आवेश Q की r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = F अपान Q नॉट होता है, ठीक। यानी कि हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, उसी फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बना लेना है, बाकी कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी लिख लोगे, और अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लोगे। बात समझ आ गई बेटा। तो यहाँ से E = F अपान Q नॉट, जहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो यहाँ पे बात समझना, विद्युत क्षेत्र को भी E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी कैपिटल E से ही हम प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। और F जो है वो फोर्स है, Q नॉट जो है वो परीक्षण आवेश है। बात समझ में आ रही है। यानी कि माना कि एक यदि बिंदु आवेश यानी कि परीक्षण आवेश Q नॉट किसी स्रोत आवेश, मान लेते हैं, माना कोई स्रोत आवेश, ये कैपिटल Q है, क्या है, स्रोत आवेश है। कैसा आवेश, स्रोत आवेश। अब इससे जो है r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, इसे हम जो है परीक्षण आवेश मान लें, ठीक है ना। यानी कि स्रोत आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब यदि Q के कारण यानी कि स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, इस पर लगने वाले बल का मान कैपिटल F है, कितना है, कैपिटल F है, तो स्रोत आवेश की r दूरी पर स्थित, स्रोत आवेश की r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = F अपान Q नॉट, ठीक। ये तो हो गई दूसरी डेफिनेशन। अब लास्ट डेफिनेशन इससे क्या बनेगी, वो डेफिनेशन आपको अपने दिमाग में रखना है, यहां से क्या निकल करके आती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वो ये है कि अतः किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे धनात्मक एकांक आवेश पर यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। समझ में आ गई, ना आई हो अगर तो फिर से हम बता दें, ठीक है। किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धनात्मक एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक। अब एक नोट लिखे देते हैं, नोट क्या होती है, नोट एक लिख लो, ठीक है। नोट में हम लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यानी कि अगर आपको यहीं से समझना है तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर F = वेक्टर E Q नॉट,
बस समझ रहे हो ना, ये हो जाती है इसकी दिशा, यहां से क्लियर। ठीक, अब बात आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, निकाल लेते हैं, लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक। ठीक, तो ई का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब ई का विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई का विमेय सूत्र। ठीक है, तो ई का विमेय सूत्र क्या होगा, देखो न्यूटन, तो न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, हम m(L)(T⁻²) बटे कूलाम c, तो इसको लिख लेंगे हम कितना, a(T) हो जाएगा। अब जैसे इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा जा करके, ये हो जाएगा m और L(T⁻³ बनेगा, a इनवर्स हो जाएगा। अब समझ में आ गई, a इनवर्स। तो ये हो जाता है ई का विमेय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक दो नोट और हैं। यदि परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक माना जाता है, जो परीक्षण आवेश आप मान रहे होते हैं वो सदैव धनात्मक माना जाता है। परीक्षण आवेश कैसा माना जाता है, सदैव ही जो है धनात्मक माना जाता है परीक्षण आवेश को। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा जो नोट पॉइंट होगा वो ये होगा कि क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू से दूर की ओर को होती है। यानी कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो जो इसकी दिशा होगी वो जो स्रोत आवेश है उस स्रोत आवेश से बाहर की ओर को होती है, यानी कि दूर की ओर को होती है। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है वो पॉइंट और भी है, नोट पॉइंट वो वाला भी आप देख लीजिए। यदि स्रोत आवेश माइनस क्यू है तो क्यू नॉट को आकर्षित करता है, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू की ओर को हो जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि यदि कैपिटल क्यू और ये जो परीक्षण आवेश यानी कि स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश दोनों समान चिन्ह के हैं, यानी कि दोनों पर समान आवेश है। समान आवेश का मतलब परिमाण में नहीं, प्रकृति में। यदि दोनों प्लस के हैं या धनात्मक आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो जब प्रतिकर्षण होगा तो जो परीक्षण आवेश या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो स्रोत आवेश से बाहर की ओर होगी। और बाय द वे यदि ये माइनस क्यू है, स्रोत ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, ऋणात्मक आवेश है, तब फिर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, यानी कि माइनस क्यू स्रोत की ओर, यानी कि स्रोत की ओर को होगी। आप समझ रहे हैं ना इतनी सी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं, नोट पॉइंट आपके। फिर आगे बात करते हैं अब हम विद्युत बल रेखाओं की, कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बेटा इंग्लिश में इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, विद्युत बल रेखाओं के विषय में हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। कुछ फिगर्स हम क्रिएट कर रहे हैं जिन फिगर्स से हमें पता चल जाता है। देखिए, किसी भी धनावेशित कण की जो बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्य बाहर की ओर होती हैं, तथा किसी ऋणावेशित कण की विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो त्रिज्य भीतर की ओर होती हैं, त्रिज्य भीतर की ओर को होती हैं। जैसे कि मान लो कि सपोज यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये हमारा प्लस चार्ज है, ये जो बना रहे हैं वो हम निगेटिव मान लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि किसी
विद्युत कण किसी धनावेशित कण की बल रेखाएं त्रिज्य बाहर की ओर को होती हैं तथा किसी ऋणावेशित कण की बल रेखाएं त्रिज्य भीतर की ओर को होती हैं। यानी कि आवेश जो धनात्मक होगा वो निर्गत करेगा, इस टाइप से कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। बात समझ रहे हैं ना हमारी। और जो ऋणावेशित है वो ये कंडीशन क्रिएट करेगा। बात समझ में आई कुछ? ये ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। प्लस आवेश से क्या होती हैं, निकल करके माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, प्लस चार्ज हो जाता है। इधर हम जो है वो माइनस का चार्ज लिख रहे हैं। अगर ऐसे लगा रहे हैं, दोनों को ऐसे जैसे जोड़ेंगे तो प्लस से तो निकलेंगे इस टाइप से, ऐसे जाएंगे ये, और माइनस पे जाकर के क्या होती हैं, एंड हो जाती हैं। ये कंडीशन होती है विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है ना, कि ये प्लस सिरे से निकल करके माइनस सिरे की ओर जाती हैं और ठीक ये कंडीशंस हो जाती हैं विद्युत बल रेखाओं की। बात समझ रहे हैं बेटा? नहीं समझ में आ रही? ठीक है, ये हैं आपकी विद्युत बल रेखाएं। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस यानी कि धन सिरे से निकल करके ऋण सिरे में समाप्त हो जाती हैं। यानी कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो होगा आपका, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं का थर्ड पॉइंट वो क्या होगा, यानी कि दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु मानते हैं या उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब किस प्रकार से, जैसे दोनों समान आवेशित हैं, यानी कि इधर ये वाला भी प्लस दूसरा वाला भी प्लस, ये कंडीशन हुई। अब देखो प्लस से क्या होती है, निर्गत होती हैं किरणें, प्लस से क्या होती है, किरणें निर्गत होती हैं। तो मान लो कि जैसे ये किरण निर्गत हुई है ऐसे या इस टाइप से, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक, ये निर्गत हुई ऐसे, ये प्लस के स्थान पे माइनस भी हो सकते हो तब भी ये कंडीशन रहेंगे, लेकिन ये निर्गत ना होकर के वो तब क्या रहेंगी, ये इसी में समाहित हो रही होंगी। यानी कि त्रिज्य ये चार्ज की ओर होंगी, आवेश की ओर को होंगी या भीतर की ओर को होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक बिंदु होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है, और इस बिंदु को जो है वो हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु या हिंदी में लिख लीजिए, ये इंग्लिश में सॉरी, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, आप माइनस लोगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि जो भीतर बाहर की ओर को ये हमने तीर के निशान लगाए हैं, ये भीतर की ओर को लग जाएंगे। बस इतनी सी बात है और आगे कुछ नहीं है इसमें से, नथिंग एट ऑल। ठीक है, फिर आगे बात कर रहे हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन की, कि चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी सॉरी क्वेश्चन नहीं है, चौथा पॉइंट है। उस चौथे पॉइंट के विषय में जब हम बात करते हैं बेटा, यानी कि दो असमान बिंदु आवेशों के मध्य किसी कण देखिए फिर से बता रहे हैं, दो असमान बिंदु आवेशों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि यहाँ पे ये प्लस था, दूसरा वाला ये माइनस हो जाए, तो फिर कह दिया जाए कि इसकी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे इससे हमने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था, इसमें आप कह दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे शून्य होगा, तो ये कंडीशन कभी भी क्रिएट नहीं होगी। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, ये कंडीशन कभी क्रिएट नहीं होगी कि जो है दो असमान बिंदु आवेशों के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाए, ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं?
ठीक, अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख भी ले सकते हो इसको। यानी कि वक्र विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। खींची गई स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी कि जो पांचवा पॉइंट होगा वो कुछ इस प्रकार का पॉइंट होगा। ऐसे मान लो 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट है ये ए, और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं हम बी। इस पर जो है मान लो 2 स्पर्शी खींची जा रही, एक स्पर्शी ये वाली ऐसे खींच दी जाए, तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और ये है क्या? विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कोई भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, और यदि ये काटेंगी और यदि ये काटती भी हैं तो उस बिंदु पर 2 स्पर्शी खींची जा सकती हैं। अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। 2 दिशाएं होंगी जो कि क्या है? असंभव है। ठीक है, तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अभी कुछ समय के पश्चात। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, अभी तक जिस किसी भी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसकी समझ में जो ना है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको बता सकें, समझा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।